कल देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं, मंडी आ रहे हैं। चुनाव का समय जाहिर है, वो चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं, क्योंकि वो चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ प्रश्न जनता के जहन में, हमारे जहन में, वो हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब वो चुनाव के सिलसिले में प्रदेश में आए, मंडी में आए, सेपू बड़ी की तारीफ़ करके चले गए, कांगड़ा में मदिरा की तारीफ़ करके चले गए और शिमला में सिड्डू की तारीफ़ करके चले गए। जो वायदे उन्होंने देश की जनता से किए थे या प्रदेश की जनता से किए थे, विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उन्हें याद दिलाएं कि चुनाव के समय उन्होंने जो कहा था, क्या वो पूरा हुआ। पिछले चुनाव में भी हमने उनसे प्रश्न पूछे थे, लेकिन जवाब नहीं मिला, क्योंकि जो पिछला लोकसभा का चुनाव भी हुआ वो मुद्दों पे नहीं हुआ। परिस्थितियां देश में ऐसी बनी कि मोदी साहब और उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव जीत, क्योंकि पिछले चुनाव में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी और आज 10 साल पूरे हुए। कायदे से 20 करोड़ नौकरियां बनती, यहाँ नौकरी लगनी तो दूर की बात रही, करोड़ों नौकरियां चलेगी, रोजगार टूट गया। और पिछली बार नारा था, अब की बार बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो अभी होर्डिंग कहीं हमें नज़र नहीं आया, लेकिन आज महंगाई का आलम, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया गरीबों के लिए। आप खाने के तेल की बात कीजिए या किचन चलाना एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और गैस का सिलेंडर आज 3 गुना ज़्यादा दामों पे बिक रहा, और महंगाई पे कोई चर्चा नहीं। उस वक्त भी चर्चा नहीं थी, आज भी कोई चर्चा नहीं हो। देश में काला धन लाने की बात हुई थी, आज कोई चर्चा नहीं। किसानों और बागवानों से अहम वादे किए गए थे, उस पर कोई चर्चा नहीं। और पिछले चुनाव में जो पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद चुनाव के पूरे हालात बदल गए। और आज तक हमें इस बात का जवाब नहीं मिला कि जो पुलवामा की घटना हुई, क्योंकि विपक्षी दलों ने सबने मांग की कि उस घटना के पीछे कौन लोग थे। ये बहुत बड़ा खुफिया तंत्र की असफलता थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। अगर कोई और देश होता तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री त्याग पत्र देने पर मजबूर होते, लेकिन उसे चुनाव का मुद्दा बनाया और फिर बालाकोट। और आज वही मूलभूत प्रश्न जिसका जवाब जनता को नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई। ये तो इस देश में काला कानून लेकर आए थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के, उनके बड़े बड़े पूंजीपति जो है
उनका हाथ था उनके दबाव में, लेकिन जिस तरह से किसानों ने विरोध किया, तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया, वो काला कानून वापस लेना पड़ा। और शायद उसमें हिमाचल में जो 4 उपचुनाव हुए और उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई, वो भी एक दबाव था। उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल, जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, दाम जो है बहुत कम है, लेकिन फ़ायदा जनता को नहीं मिल रहा है। मैं बागवानी क्षेत्र से आता हूँ, खुद भी बागवान हूँ, और हमारा जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, यह सेब पैदा होता है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके क्षेत्र में भी सेब पैदा होता है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो विदेशों से सेब आता है, आयात शुल्क 50% था, उस शुल्क को हम 100% करेंगे। आज तक हमें इंतज़ार है। और अभी जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, वहाँ के राष्ट्रपति से, वहाँ की सरकार से उनकी बातचीत हुई और पता नहीं क्या सौदा हुआ। सबसे पहला काम उन्होंने देश में आके किया कि आयात शुल्क 50 से घटाकर 30% कर। और उससे क्या हुआ कि विदेशों से बड़ी बड़ी खेपें जो है सेब की हमारे देश में आई और हमारे दाम गिरे। और एक मुद्दा जो मैंने विधानसभा में भी उठाया कि अफ़गानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से ईरान का सेब आ रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा समझौता है, लेकिन ईरान का सेब जो है अवैध रूप से हमारे देश में आ रहा है। और सीए स्टोर, क्योंकि किसान और बागवान सीए स्टोर में सेब रखते हैं, अपनी फसल रखते हैं, ये सोचकर कि ऑफ सीजन में अच्छे पैसे मिले, क्योंकि बाहर से इतनी मात्रा में सेब आया कि लगभग औने पौने दामों में जो है सेब बिक रहे हैं। आज हमारी बागवानी खतरे में। जीएसटी, हमारे जो कृषि उत्पाद है या दूसरे जो हमारी दवाइयाँ हैं, फंगासाइड, पेस्टिसाइड, उस पर, और ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें, दही दूध, वहाँ भी जीएसटी लग रहा है। तो लगातार इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जो देश के बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके हक में। और आप जानते हैं कि आज अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा कर रह गई। हालांकि इस पर मैं बात करना चाहूँ, काफ़ी लंबा समय लगेगा। पैसा चंद पूंजीपतियों के हाथ में, जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं उनके हाथ में आ रहे हैं। वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। आज के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम हमारा जो विपक्षी गठबंधन है, हमारा जो इंडिया अलायंस है, वो इकट्ठा हुआ है। इसलिए इकट्ठा हुआ है कि आज देश के लोकतंत्र को खतरा है, देश के प्रजातंत्र को खतरा है। जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, वो निंदनीय है। पहली बार हुआ कि दो मुख्यमंत्री जेल में, आज तक नहीं कभी हुआ। और राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता आनन फानन में रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई, उसके बाद वो निष्कासन रद्द हुआ। और हैरानी की बात यह है कि जब उनको निष्कासित किया गया लोकसभा से, और चंद घंटों में ही उनका घर जो है खाली करा दिया। आज तक इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा अगर विपक्ष मजबूत रहेगा। और विपक्ष के नेताओं को डराने का, दबाने का प्रयास हो रहा है।
और या उनको अपने पाले में मिलाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे नेता जिन पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे, उन्हें अपनी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी शामिल करी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी परेशान है, क्योंकि कई हमारे जो मित्र हैं हमसे भी बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, लेकिन आज भाजपा खुद ही कांग्रेस युक्त होगी। तमाम हमारे पार्टी के वो लोग जो या किसी दबाव में आए या लालच में आए या किसी पे मुकदमे थे, आज भारतीय जनता पार्टी में जो है लगातार शामिल हो रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पे लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। एक नया शब्द ईजाद हुआ है उनके लिए, शहजादा। अब हमें हैरानी है कि जो शहजादा है उसके पिता तो शहनशाह होते या बादशाह होते, लेकिन राहुल गांधी कैसे शहजादा हो? वो उस परिवार से जिस परिवार ने इस देश के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दी है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, वो तो कभी शहनशाह नहीं रहे, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़कर आए और देश के प्रधानमंत्री बने। तो हमें उनकी इस भाषा शैली पे एतराज़ है। और एक बात बार बार प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा तो पाकिस्तान में खुशियाँ, पाकिस्तान में जो है लोग खुशियाँ मनाएंगे। अब इस बात पे भी मुझे बड़ी हैरानी, ये तो मान चुके हैं कि वो चुनाव जो है जीत रहे हैं, लेकिन खुशियाँ किस बात की? अब पाकिस्तान प्रस्त कौन है? कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तानी है। कभी जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तानी के, जब कबायलियों ने हमला किया श्रीनगर में उनको खदेड़ा गया। लाल बहादुर शास्त्री कभी पाकिस्तानी के, उनके समय में ये ज़रूर है कि हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी कभी पाकिस्तानी की, 1971 की जो जंग हुई पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, 90,000 फौजी पाकिस्तान के जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया, वो कभी पाकिस्तानी के। राजीव गांधी कभी पाकिस्तानी के, मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तानी के, नरसिम्हा राव कभी पाकिस्तानी के। पाकिस्तान गया कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। वो बस लेके लाहौर पहुँचे और उधर से कारगिल में जो है पाकिस्तान में घुसपैठ कर। या प्रधानमंत्री मोदी जो बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुँच गए। अब आप बताइए पाकिस्तान प्रस्त कौन है, हमें या भारतीय जनता पार्टी? इसका उत्तर दे। आज देश में प्रथम चरण का चुनाव पूरा हुआ है और मैं दावे से कह सकता हूं कि जो इंडिया गठबंधन है जीत के प्रति पूरा आश्वस्त। अगर आप प्रधानमंत्री जी या उनके सहयोगियों की शारीरिक भाषा देखें, बॉडी लैंग्वेज, या जो भाषा जिसका प्रयोग कर रहे हैं, हताशा और निराशा बिल्कुल नज़र आ रही, क्योंकि आज देश की जनता जान चुकी है कि देश के हित श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित नहीं। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, एक बहुत बड़ी आपदा हमारे प्रदेश में है। आप लोग भी उस आपदा के गवाह होंगे।
पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लगभग 10,000 करोड़ का आकलन, कितना नुकसान हुआ। तमाम सड़कें टूट गई, लोगों के मकान ढह गए और सैकड़ों मौतें जो है मलबे में दबने के कारण हुई। बहुत भयानक मंजर था, क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम लोगों के बीच में खड़े रहे और सरकार ने पूरा प्रयास किया कि लोगों की मदद जितनी हो सकी की जाए और इसमें हम सफल भी हुए। हमने रिलीफ मैनुअल को बदला। पहले जहां आंशिक रूप से मकान किसी का नुकसान होता तो 7,000 की राशि मिलती थी, हमने बढ़ाकर 1 लाख की। और जिसका मकान पूर्णतः नष्ट हो अगर हुआ, पहले राशि 1 लाख थी, जिसे बढ़ाकर हमने 7 लाख की। और जो भी मदद हो सकी वो मदद कांग्रेस सरकार ने लोगों की की, लेकिन केंद्र से हमें कोई मदद नहीं मिली। हमने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया और हमने ये कहा, मैंने विधानसभा में खुद ये बात कही, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी, कि आप और हिमाचल के तमाम सांसद, उनमें हमारी भी एक सांसद है, कि आप सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास जाइए और हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की आप मांग करें। आपने गुजरात में किया, आपने उत्तराखंड में भी मदद की, आपने उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी मदद की, तो हिमाचल भी भारतीय गणराज्य का हिस्सा है। लेकिन कोई नहीं गया। या तो ये मोदी साहब से डरते हैं या ये गंभीर नहीं। और हिमाचल का हक बनता है। हिमाचल का, हमारे लोगों का देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब जब भी इस देश पे हमले हुए, हमारे प्रदेश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। और अनुराग ठाकुर जी का मैं बयान पढ़ रहा था, जेपी नड्डा साहब भी यही कह रहे हैं कि हमने हिमाचल की बहुत मदद की। अनुराग ठाकुर जी तो एक, उन्होंने जो आज कहा कि 1,762 करोड़, ये उनका आंकड़ा है। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही कि कौन सा पैसा है। केंद्र नीति योजनाएं भी चल रही है, उन्होंने उस पैसे को भी उसमें जोड़ दिया। मैंने विधानसभा में श्वेत पत्र की मांग की थी कि आप श्वेत पत्र जारी करें कि हिमाचल प्रदेश की जो मदद की है, आप श्वेत पत्र लेके आएँ ताकि लोगों को पता लग सके। तो आज तक इस तरह की सूची नहीं आई। हमें आज भी श्वेत पत्र का इंतज़ार है। अगर वास्तव में इन्होंने हिमाचल की मदद की है तो भारतीय जनता पार्टी से हम मांग करते हैं कि श्वेत पत्र जो है जारी करें। हिमाचल प्रदेश में जो हुआ कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास, ये कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है और गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने का प्रयास किया गया और हिमाचल में भी ये प्रयास हुआ। लेकिन मैं तमाम उन विधायकों को जो उस समय सरकार के साथ खड़े रहे, जहां बधाई देना चाहता हूं। वहां उन विधायकों को जिन्होंने किसी भी दबाव में या प्रलोभन में आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आज प्रदेश में एक विचित्र स्थिति खड़ी होगी। जो कांग्रेस के विधायक थे, भाजपा में शामिल हुए और वहाँ चुनाव लड़ रहे। और मैंने देखा है कि जो भाजपा के स्थापित नेता हैं उन चुनाव क्षेत्रों में, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हिमाचल जैसा राज्य जहाँ हमेशा साफ सुथरी राजनीति रही है, मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता निश्चित तौर पे इन घटनाओं को लेकर बहुत गंभीर है और चुनाव में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम हिमाचल प्रदेश में
बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। कांगड़ा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं श्री आनंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूत स्थिति में। उसी तरह से मंडी चुनाव क्षेत्र से हमारे युवा नेता विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमला उन पे हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और तमाम नेता ये मान चुके हैं कि यहाँ भी हार होने वाली है। शिमला संसदीय क्षेत्र से मैं स्वयं हूँ, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में। उसी तरह से हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है, सत्ता विरोधी रुझान है, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अपनी बढ़त बना रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ हम 4 लोकसभा चुनाव जीतेंगे, वहाँ हम जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं वो भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और देश में आज जो परिस्थिति बन रही है, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बनने वाली। धन्यवाद। अब एनी क्वेश्चन आप पूछना चाहिए। तो साहब, जो 28 तारीख को मंडी में रैली हुई थी प्रियंका वाड्रा की, ठीक है, अब वो इसका स्थान चेंज कर दिया गया? अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अंदेशा हो गया हुआ है कि जो जन सलाह यहाँ पे उमड़ेगा, उसके डर से ही अपना वेन्यू चेंज कर रहे हैं। नहीं, अब उनके बयान पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी कार्यक्रम बनता है, क्योंकि खाली उन्हें हिमाचल नहीं आना, दूसरे क्षेत्रों का भी दौरा करना है, और वास्तव में मुझे जानकारी भी नहीं, लेकिन कार्यक्रम बन रहा है। मंडी में रैली होगी निश्चित तौर पे, पार्टी का बड़ा नेता है। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।